हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारी जो करंट अफेयर की वीकली क्लासेस होती है वो यूट्यूब पर हर वीक आपको मिलती है। वीक का पूरा करंट अफेयर हम आप तक पहुंचाते हैं और आई होप आप सब उसको जो है पढ़ते भी होंगे, नोट्स भी बनाते होंगे। तो आज उसी की रिगार्डिंग एक और क्लास में लेकर आया हूं आपके सामने, सेट नंबर 16। जैसे कि आप जब जानते हैं मैं जेएस बिस्ट फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी इन दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। तो आज 16 जो सेट है हम उसको करने वाले हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपके सामने जो इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आते हैं हम लोग। तो आज के सेट में जो 16 नंबर का सेट है उसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट सर्वे वेसल built in India which was recently delivered by GRSE। यानी भारत में निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में GRSE द्वारा वितरित किया गया था। उस जहाज का नाम बताना है कि आपका जो है एसई द्वारा जो है अभी हाल ही में जो है इस जहाज को वितरित किया गया, डिलीवर्ड किया गया है ना। तो डिलीवर्ड होने वाले जहाज का रिसेंटली नाम क्या है? आपका आंसर होगा INS संध्याग। INS संध्याग, ठीक है। तो INS संध्याग के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आपके सामने है। INS संध्याग GRSE द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण जहाजों की श्रृंखला में पहला जहाज था। ये भी याद रखना, ये कैसा था? फर्स्ट था, है ना, फर्स्ट है। INS संध्याग 4 उन्नत सर्वेक्षण जहाजों या SBL में से पहला है। यह इसी नाम के पिछले जहाज का एक नया संस्करण है जो 1981 से लेकर 2001 तक भारतीय नौसेना में एक सर्वेक्षण पोत था। ये याद रखना, कब से कब तक? 1981 से 2021 तक, ठीक है। ये सर्वेक्षण जहाज बंदरगाह यानी पोर्ट के दृष्टिकोण के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के समक्ष है, ठीक है। साथ ही नेविगेशन चैनलों और मार्गों का निर्धारण भी करता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? INS संध्याग, ठीक है ना। हाल फिलहाल में इसको जो है अभी वितरित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया, ठीक है ना। यानी भारत में कौन सी संस्था समग्र जल प्रबंधक सूचकांक जारी करती है, ठीक है ना। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, है ना, जो अभी 2.0 जिसको आप बोल सकते हैं स्टेट लेवल परफॉर्मेंस रैंकिंग ऑन वाटर, ठीक है ना, रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या दे रखा है? गुजरात है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है और थर्ड पे क्या है? मध्य प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात। नन हिमालय स्टेट, यहां पर कोई भी हिमालय स्टेट इस कैटेगरी में नहीं है, तो याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा कि कौन जो है इस वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को जारी करता है, यह भी आपको याद रखना है, नीति आयोग, ठीक है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग से दो चीजें और याद रखना कि नीति आयोग जो है कब से शुरू हुआ या कब नीति आयोग ने अपना काम करना शुरू किया। नीति आयोग कब जो है प्लानिंग कमीशन के जगह बना था? तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है किसको रिप्लेस करके आया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था, यानी योजना आयोग को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। इसके जो चेयरमैन होते हैं ये भी आप याद रखना, जो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इसके चेयरमैन हैं। और जो वाइस चेयरमैन है ये भी थोड़ा याद रखेंगे, नीति आयोग के कभी पूछ लेता है वाइस चेयरमैन कौन है भाई। तो वाइस चेयरमैन का नाम आप श्री सुमन बेरी याद रखना, श्री सुमन बेरी, ठीक है। तो सुमन बेरी का नाम भी याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस करके आया था। तो याद रखना
कि ये जो रिपोर्ट जारी करता नीति आयोग करता है, नीति आयोग 2018 से समग्र जल प्रबंधन, है ना, नीति आयोग 2018 से समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, है ना, प्रकाशित कर रहा है 2018 से, याद रखना, ठीक है। अब तक 2 संस्करण, है ना, जून 2018 और अगस्त 2019 में प्रकाशित हो चुके हैं, ये दूसरा है, ठीक है। और उसके साथ साथ CWMI का अगला जो संस्करण है, जो राष्ट्रव्यापी कोविड-19 स्थिति का कारण देरी से हुआ, वो अगस्त 2022 में क्या हुआ जी, तैयार किया गया था। नीति आयोग नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के 3 से 6 संस्करण की एक संयुक्त रिपोर्ट लेकर आएगा। कहां से? 3rd से लेकर और 6 तक। क्लियर? इसका मतलब कोविड के चलते जो तीसरा नहीं हुआ, तो 3 से लेकर 6 तक जो है एक कंबाइंड इसके लिए जो है रिपोर्ट बनेगी। तो ये भी आपको याद रखना, 1st, 2nd, 3rd आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द वे ऑफ बंगाल, है ना, एंड द अरेबियन सी आर चूजन फ्रॉम। यानी यहां पर लिखा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम कैसे चुने जाते हैं, यानी कौन इन चक्रवातों का नाम रखता है। तो देखो यहां पर कोई एक देश नहीं रखता है, जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में लगे देश है, उन्हीं देशों के नाम या उन्हीं देशों के सुझाव पर जो है इन साइक्लोन का नाम रखा जाता है। तो याद रखना, इसका आंसर होगा ए, सजेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, यानी विभिन्न देशों के सुझाव से जो है ये नाम रखा जाता है, ठीक है। और अभी जो बंगाल की खाड़ी में जिसने आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में जो है काफी तबाही मचाई थी, ये जो दिख रहा होगा आपको ये साइक्लोन, इसका नाम है मिचोंग, ठीक है, साइक्लोन मिचोंग इसका नाम है, ये भी याद रखना आप। 5 दिसंबर को जो है लिखा, 5 दिसंबर को चक्रवात मिचोंग ने सुपर चक्रवात तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश के नेरोल में दस्तक दी। एक दिन पहले मौसम प्रणाली ने उत्तरी तमिलनाडु में 150 से 200 मिमी बारिश करवाई थी। कहने का मतलब यह बारिश हुई थी। 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्यों के साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक पैनल ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम की सूची तैयार की, जो सितंबर 2004 सीजन से दी जाएगी। प्रत्येक चक्रवात का नाम इस सूची से चुना जाता है और प्रत्येक देश के सुझाव पर नाम चक्रित किया जाता है। यानी सूची तैयार की थी किसने? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के द्वारा, है ना, 2004 में इसको जारी किया गया था। और हर देश की सलाह पर क्या होगा भाई, इन चक्रवातों का नाम रखा जाएगा। चक्रवात आपको पता है कि नाम क्या रहेगा इसका, आपका नाम रहेगा, ये लिखा हुआ यहां पर मिचोंग। क्या लिखा हुआ है? मिचोंग नामक चक्रवात आया था, ये भी आपको याद रखना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा इक्वेटोरियल रीजन में आते हैं, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट इसके बाद है Why did India not sign, है ना, Why did India not sign the global renewable energy, है ना, pledge at the COP28 summit recently। यानी भारत ने हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? याद रखना, ठीक है ना। COP समिट 28 जो हुई थी नवंबर 2023 में हुई थी, और इसका क्या कारण है ना, क्यों नहीं किया है? तो इसका कारण है कि विकास संबंधी जो चिंताएं थी, डेवलपमेंट जो कंसर्न थी, इसी के कारण भारत ने जो इस पर साइन नहीं की। और ये समिट कहां हुई? दुबई में हुई थी। दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में शुरू की गई वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने से भारत ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। यह प्रतिज्ञा 118 देशों को 2030 तक, याद रखना, 118 देशों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। हालांकि चीन, सऊदी अरब, रूस और ईरान के साथ भारत ने इससे इनकार कर दिया। केवल भारत ही नहीं है, ठीक है, इस पर साइन करने से मना कर दिया। चीन ने भी मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी, रूस ने भी, ईरान ने भी, और इसके साथ साथ भारत भी है। क्लियर हुई बात? भारत अपने स्वयं के राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है ना, अपने।
लेकिन इस विशिष्ट प्रतिज्ञा की शर्तों पर सहमत नहीं हो सका जो संभावित रूप से विकास प्राथमिकताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जो इसकी शर्तें हैं वो हमारे कहीं ना कहीं जो डेवलप की ओर हम बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट जो हमारे वर्क हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो है विकास में जो है ये बाधा डाल सकता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करना है। 50% याद रखना, 2030 तक ये भारत का क्या है, लक्ष्य है, याद रखना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बाय नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बाय 2030, ये आपको याद रखना, 50% तक जो है ये भारत ने टारगेट दिया है। अच्छा, एक है फॉकलैंड कैंप। फॉकलैंड तो एक आइलैंड का नाम भी है जो आपका साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में है, खासकर जो साउथ अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है ना, चिली वाला जो पार्ट है, चिली से आगे आएंगे आप तो वहां पर साउथ अटलांटिक में पड़ता है फॉकलैंड। पर यहां लिखा हुआ कि फॉकलैंड कैंप दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपने देखा होगा कि अभी मणिपुर में बहुत सारे जो है ना हालात सही नहीं थे और दंगे मणिपुर में जो है हुए थे, तो लोगों के जो है बोल सकते हैं जो जनजीवन है उसको पूरा जो है डिस्टर्ब कर दिया था, है ना। तो यहां पर फॉकलैंड वहां शिविर लगाया गया था। तो फॉकलैंड शिविर कहां लगा था, किससे संबंधित है? मणिपुर के जो शरणार्थी थे जो वहां से भाग निकले थे, है ना, उनके लिए कैंप की व्यवस्था की गई थी मिजोरम की कैपिटल आइजोल में। तो इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम, ठीक है। जातीय झड़पों के कारण मणिपुर से विस्थापित हुए सैकड़ों लोगों ने मई 2022 से मिजोरम की राजधानी आइजोल में शरण ली। उन्हें पिछली एनएनएफ सरकार द्वारा आश्रय, बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल दी गई थी। हालांकि मिजोरम चुनाव के कारण सत्ता में संभवत बदलाव आए हैं, अभी चुनाव हुए हैं और आइजोल के फॉकलैंड शिविर में रहने वाले मणिपुर शरणार्थियों के जो भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए। अभी मिजोरम चुनाव हुए तो सरकार बदल दी गई है वहां पर और लोग वहां से थोड़ा बहुत अब रिलैक्स हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम। सो इस स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट आर रिलेटेड टू विच मिशन ऑफ इसरो, है ना, यानी इसरो के किस मिशन से ये दो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आपका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में है ना। हेडक्वार्टर कहां है इसका, बेंगलुरु में है, ये भी आप जानते हैं, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसका जो लॉन्चिंग पैड है वो श्रीहरिकोटा कहां है, आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। और 15 अगस्त 1969 से जो है इसरो ने काम करना शुरू कर दिया था, ये भी आप जानते हैं, क्लियर। और ये किससे संबंधित है ये दो इंस्ट्रूमेंट, तो आदित्य L1 जो आपको दिख रहा है, आदित्य L1 मिशन से जो है ये संबंधित है, दोनों के दोनों, है ना, इंस्ट्रूमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आदित्य L1 काम क्या करेगा, ये आपके सामने है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पैलोड पर स्विच और स्टेप्स उपकरणों ने सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास सौर पवन व्यवहार में उतार चढ़ाव प्रदर्शित किया करने वाले प्रोटॉन, हीलियम आयन और ऊर्जा हिस्टोग्राम का पता लगाया। कहां पर, सूर्य, ठीक है। सूर्य के जो है सूर्य से ये पता लगाया कि भाई वहां पर जो है हीलियम, प्रोटॉन और बाकी जो वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं उनका पता लगा है आदित्य L1 ने, ठीक है। ये 360 डिग्री कवरेज और दिशात्मक निगरानी क्षमताएं और पवन गुणों, परिवर्तनशीला और पृथ्वी को प्रभावित करने वाले अंतरिक्ष मौसम की लिंक की काफी अधिक समझ प्रदान करेगी। यानी ये 360 कवरेज करता है 360 डिग्री तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर होगा आदित्य L1, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कॉडेक्स, ठीक है, कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ठीक है, कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन जो हाल ही में खबरों में था, है ना, दो संगठनों में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है, क्या है, कॉडेक्स एलिमेंट्रियस इंडेक्स या एलिमेंट्रियस कमीशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है कैक, CAC कैक, ठीक है, किसके द्वारा जो है अभी पारित किया गया, ठीक है। तो आंसर होगा इसका FAO एंड WHO
FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका कब स्टैब्लिश किया गया था FAO को, है ना, 16 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम। कहां? इटली में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? रोम। अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? यह भी थोड़ा याद रखना, 7 अप्रैल 1948, है ना। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। यह भी आपको याद रखना है। तो ये रिपोर्ट अभी जारी की है, ये बाकी लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पर क्या है आपके लिए कि ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है, हाँ जी, लिखा हुआ है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, एक अंतर सरकारीय निकाय है जो खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और अभ्यास संहिताओं को विकसित करता है। CSC की स्थापना 1963 में होती है। याद रखना, इस कमीशन को CSC को कब बनाया गया था? CAC को 1963 में। खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। CS का मुख्यालय रोम में है, ठीक है, यह भी आप याद रखना। हाल ही में कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की बैठक में बाजरा, याद रखना, क्या? बाजरा, है ना, बाजरा के लिए नमी की मात्रा और गुणवत्ता जैसे मापदंडों को कवर करने वाले मानकों के लिए भारत में के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया था। तो यहां पर बाजरा को जो है सर्वसम्मति से जो है क्या दिया गया था? समर्थन किया था। बाजरा मींस मिलेट्स, याद रखना, क्या? मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023? वर्ल्ड एड्स डे की बात कर रहा है। एड्स डे 2023 यानी एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। एड्स डे, है ना, एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को। और इसकी थीम अभी क्या रखी गई थी? इसकी थीम अभी क्या रखी गई थी? लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक है, लिखा हुआ सामने, लेट कम्युनिटीज लीड, है ना, समुदाय को नेतृत्व करने दें। ये 2023 के एड्स डे की जो है क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी। तो लिखा है आपके सामने, एड्स डे के बारे में कुछ जानकारी है कि विश्व एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 का विषय है समुदायों को नेतृत्व करने दें। यह विषय HIV प्रतिक्रिया में समुदायों के महत्व और 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य पर प्रकाश डालता है। यानी 2023 तक जो है एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है। विश्व एड्स दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है जो एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इस बीमारी से मरने वालों के प्रति क्या शोक व्यक्त करता है। यह जीत का भी जश्न मानता है, यह जीत का भी जश्न बनाता है जैसे उपचार और रोकथाम सेवाओं तक पहुंच में जब वृद्धि होती है। यानी जब आपको जो है ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाता है ना, उसकी रोकथाम के लिए जो है आपके हर बोल सकते हैं सुझाव आपके काम आते हैं, ठीक है, तो आप उसमें खुशी भी मनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ व्हीट लंग्स सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज, है ना। व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रेरक कारक क्या है जो हाल ही में खबरों था? व्हाइट लंग सिंड्रोम, ये याद रखना, व्हाइट लंग सिंड्रोम, ठीक है, का जो है एजेंट बताया गया कारक क्या है जो हाल ही में खबरों में था। तो व्हाइट लंग सिंड्रोम जो है एक बोल सकते हैं भविष्य का कोविड बताया जाता है इसको, ठीक है ना, भविष्य का कोविड बताया जाता है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका कारक? बैक्टीरिया, ठीक है, क्या होगा? बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु फेफड़ों के संक्रमण या निमोनिया का प्रकोप देखा जा रहा है जिसका एंटीबायोटिक्स प्रभावी ढंग से इलाज करने में असमर्थ है। क्या है? असमर्थ है, ट्रीटमेंट नहीं है। चीन में, खासकर चीन में, याद रखना, चीन से ही हर बीमारी शुरू होती है भाई, आप जानते हैं। रिपोर्ट किए जा रहे ऐसे मामलों में संभवतः माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, है ना, रोगजनक शामिल है। व्हाइट लंग सिंड्रोम के उपकरण स्किन पर विशिष्ट निशान बन जाते हैं। इसके कारण शरीर में क्या बनते हैं? निशान। चीन से परे अमेरिका, नीदरलैंड और डेनमार्क में वृद्धि व्यापक प्रसार की ओर इशारा करती है। यानी चीन के साथ साथ, चीन में तो चल ही रहा, चीन के साथ साथ अमेरिका, नीदरलैंड और डेनमार्क में भी इस सिंड्रोम की जो है
फैलने की आशाएं जारी है। यह भी आपको याद रखना है। भविष्य का कोविड कहा जाता है इसको। व्हाट इज द कॉमन टर्म यूज फॉर फॉल्स सिक्योरिटी, है ना। अच्छा, ये रखा ऑनलाइन में उपयोग किए जाने वाले झूठ यानी झूठी कमी के दावों, पुष्टि, शर्मनाक, जबरन, बिल्डिंग और सदस्यता जाल में के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान्य शब्द क्या है और हाल ही में भारत में इसे प्रतिबंध किया गया। यानी कई कंपनियां हैं जो आपको अपने जाल में फंसाती है। हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, है ना, और भले वो कंपनी की तरफ से ऐसा नहीं है, ठीक है, बट हमें लगता है कि हम स्टेप बाय स्टेप सही कर रहे हैं, बट हम उस दलदल में फंस जाते हैं। तो भारत में ऐसे वर्ड को जो है, जो झूठा वर्ड, ये वर्ड है जो आपको जो है एक प्रकार से जो है बोल सकते हैं गाइड करता है, या फिर एक प्रकार से जो है आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हम ये करेंगे। उस वर्ड का नाम क्या है? उस वर्ड को कहा जाता है डार्क पैटर्न। उसका क्या है? डार्क पैटर्न। आप जानते हैं भारत सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डिजाइन या डार्क पैटर्न को तैनात करने से प्रतिबंध लगाने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए। उपयोगकर्ताओं को कंपनी को लाभ पहुंचाने वाले कुछ विकल्पों में धोखा देते हैं। क्या देते हैं? कुछ विकल्पों में धोखा देते हैं कंपनियां। भारत में व्यवस्थित रूप से वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करने वाली किसी भी वाणिज्यिक इकाई को नियमों में उल्लेखित ऐसी प्रथाओं से बचना चाहिए। ई कॉमर्स के विस्तार के साथ अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि शोषणकारी तंत्र उपभोक्ता स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कमजोर करते हैं, है ना। उल्लंघन के लिए कंपनियों को दंड का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर? तो ऐसी चीजों से आपको भी बचना है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट मानचित्र, है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हॉटस्पॉट मैप विच शो द लेवल ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रेट फेस्ड बाय वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हॉटस्पॉट मानचित्र में भारत का स्थान क्या है, जो कृषि क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाली जलवायु परिवर्तन के कारण स्तर को दर्शाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो वुमेन काम कर रही है, क्लाइमेट चेंज, है ना, उनके लिए मुसीबत है ना। आप जानते हैं शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा विकसित गए नए हॉटस्पॉट मानचित्र की पहचान की गई है। भारत सहित अफ्रीका और एशिया की कृषि खाद्य प्रणालियों में लगी महिलाओं को सूखे, बाढ़, फसल उगाने के मौसम में कमी जैसे सबसे अधिक जलवायु जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। टाइम पर बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना, अगर बारिश हो रही तो बाढ़ आ जाना, है ना। तो महिलाएं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, उनके लिए तो मुश्किल हो गई। तो भारत इस हॉटस्पॉट में देखा गया कौन से नंबर पर? 12वें नंबर पर। भारत की रैंक कौन सी है? 12th। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द डिलो फेस्टिवल विच वॉज सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। यानी डिलो फेस्टिवल जो है भारत में जो खबरों में देखा गया था, ये कहां मनाया जाता है? तो डिलो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? आपको पता है, गोवा। और गोवा में भी कहां? वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट वाला जो क्षेत्र है वहां डिलो फेस्टिवल मनाया जाता है। गांव कुनबी समुदाय के सदस्यों के घर हैं जिनके पूर्वज उत्पीड़न से बचने के लिए पुर्तगाली युग के दौरान जोइदा में चले गए। यानी जब यहां पर कंपनी का रूल हुआ करता था तो पुर्तगाली यहां पर जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। तो डिलो फेस्टिवल यहां मनाया जाता है। डिलो गोवा के पश्चिमी घाट में मनाए जाने वाला एक पारिस्थितिक नारीवादी त्योहार है। यानी नारीवादी का मतलब गांव की महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस त्योहार का उत्साह कर्नाटक के जोइदा के जंगली गांव में भी महसूस किया जाता है। यानी गोवा से कर्नाटक की तरफ जो है पुर्तगाली जो आपका शोषण हो रहा था उस दौरान कंपनी के काल में, तो जोइदा चले गए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है डिलो फेस्टिवल गोवा के वेस्टर्न घाट में मनाया जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट रेस्पिरेंट ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? यानी मनोहर युवा पारिकर इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथवराज, लिखा है डॉक्टर मथवराज मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए। किसके थे ये? इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर, है ना। कौन थे? मथवराज एस मनोहर।
पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए। उन्हें चंद्रयान 3, याद रखना, चंद्रयान 3 मिशन के पावर्ड डिसेंट प्रक्षेप पथ को डिजाइन किया था। याद रखना, कौन सा डिजाइन किया था? पावर डिसेंट प्रक्षेप, ठीक है। और पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा स्थापित किया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? गोवा सरकार के द्वारा दिया गया। चंद्रयान 3 की बात आ रही है, डॉक्टर माथुराज एस, ठीक है, डॉक्टर माथुराज एस मनोहर आपका जो है पारिकर युवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साइंटिस्ट बन गए हैं। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023, जानते हैं ना, दोपहर के 2:35 PM पर। और यह पहुंचा कब था, लैंड कब किया था? साउथ पोल पर। कब किया था बोलो? 23 अगस्त, है ना, 23 अगस्त 2023। कब? शाम को 6:04 पर। इतनी बात क्लियर हुई, यह भी आप जानते हैं। नेक्स्ट अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच कंडीशन एज ग्रेव ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। यानी WHO ने किसे कहा कि भाई आने वाले समय में ये एक खतरा हो सकता है, ठीक है, खतरे के रूप में मान्यता दी है स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में खतरा जो है आप देख रहे हैं, जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है ना। क्या हो सकता है आज की डेट में? रिश्ता नाता, भाई बहन, है ना, माँ बाप, हर किसी से दूर रहना चाहता है। अकेलापन, एक बंद कमरे में बस आपको बैठना है और आपके साथ एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल के बिना तो आप रह नहीं सकते हैं, है ना। तो अकेलापन आजकल बहुत सता रहा है सभी को। आने वाले टाइम में और इसी टाइम में एक स्वास्थ्य पर इसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। तो आंसर होगा इसका अकेलापन, ठीक है। WHO ने समस्या के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया, इसका आयोग का, जिसमें नेतृत्व की भूमिका अमेरिका सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति, याद रखना, और अफ्रीकी संघ आयोग में युवा दूत जीडो मपेम्बा, ठीक है, जीडो मपेम्बा ने संभाली है। तो आयोग ने कौन कौन है? विवेक मूर्ति है और अफ्रीकन एक एम्बेसडर है, एक युवा दूत है ना, जीडो मपेम्बा, है ना। WHO ने जो है इसके लिए एक क्या बनाया? इंटरनेशनल कमीशन गठित किया है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISC 2023। 9th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISC 2023 में कहां हुआ? 9वां है। भारत में कहां हुआ? विज्ञान महोत्सव 2023 का मेजबान कौन है? तो 9th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड एट कहां? फरीदाबाद। और ये फरीदाबाद कहां पड़ता है? आप जानते हैं फरीदाबाद कहां पड़ता है? हरियाणा में। तो हरियाणा के फरीदाबाद में जो है लिखा है 17 जनवरी 2020 को, 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में होने वाला है। इस संस्करण का विषय है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच पर केंद्रित होगा। यह इसकी थीम है। यह थीम भी आपको थोड़ा याद रखनी है, ठीक है। इसकी थीम जो रखी गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ठीक है। तो अमृतकाल पर, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच पर केंद्रित है। IISF 2020 में प्रतिभागियों और आम जनता को लाभ प्रदान करने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कुल 17 थीम होगी। कितने थीम? 17। तो 20 आपका 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में 9th क्या रखी गई? 9th एडिशन में 17 थीम रखी गई। और 2000 जो आपका 24 में होने वाला जनवरी में इसकी थीम क्या होगी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, है ना, पर केंद्रित रहेगा। यह भी आपको याद रखना, थीम जरूर पूछी जाती है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC लीडर्स मीटिंग 2023? यानी APEC लीडर्स मीटिंग 2023, है ना, का आपका नेतृत्व या मेजबान देश कौन सा है, ठीक है। तो APEC 2023 सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर जो है यह मीटिंग हुई, सैन फ्रांसिस्को USA में 2023
कब? 23 में, ठीक है। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसको आप एपेक बोलते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म इसकी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। एपेक 2023 शिखर सम्मेलन का विषय था सभी के लिए एक लचीला टिकाऊ भविष्य। सभी के लिए एक लचीला टिकाऊ भविष्य, यानी इस समिट की थीम थी क्रिएटिंग अ रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है, यह भी आपको याद रखना। शिखर सम्मेलन को अपनाने के साथ संपन्न हुआ गोल्डन गेट घोषणा। यह घोषणा सभी सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। एपेक कब बना था? 1989 में बना था। एपेक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1989 में हुआ था। और इसका जो आपका बोल सकते हैं सचिवालय है वो सिंगापुर में स्थित है, याद रखना। कहां है? सिंगापुर में। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी डेवलप्ड इन सियाचिन? टू बी डेवलप्ड इन सियाचिन, यानी सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? भारत की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, कहां? भारतीय सेना की, जो सियाचिन में जो है रहेगी। तो याद रखना, स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल कौन है? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया इसने, ठीक है। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में सफलतापूर्वक इंडक्शन ट्रेनिंग पूरी की थी। तो कौन है भाई? गीतिका कौल, सियाचिन में, ठीक है। और वो भी क्या? दुनिया की, वर्ल्ड की पहली बन गई है, याद रखना। फर्स्ट वुमेन ऑफ मेडिकल ऑफिसर डेवलप एट सियाचिन। क्लियर? नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकेम द थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तीसरी महिला की बात हो रही है, थर्ड वुमेन, ठीक है। भारत की थर्ड वुमेन जो है कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू, थर्ड बिकेम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की 84th है, बट महिलाओं में कौन सी है? तीसरी है। क्लियर? कौन? वैशाली रमेश बाबू। कहां से बिलोंग करती है? चेन्नई, यानी तमिलनाडु से। क्लियर हुई बात? कहां से बिलोंग करती है? तमिलनाडु। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्हें 2023 में फूट एल्बर्ट ओपन के दौरान 2500 रैंकिंग अंक हासिल करने की यह उपलब्धि हासिल हुई। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली अब भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी, ठीक है। तो वैसे तो ग्रैंड मास्टर 84th नंबर की है, बट वुमेन्स थर्ड नंबर की है। उनके छोटे भाई आर्ग प्रगनंद की जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी भी है, ठीक है। यह भी याद रखना, पहली भाई बहन की जोड़ी है। तो इनके भाई आर प्रगनंद, ठीक है, और इनकी जोड़ी जो है पहले भाई बहन की जोड़ी भी कहलाती है, यह भी आपको याद रखना है। द वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे, याद रखना। तो वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यानी मिट्टी का अगर नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी टाइप की क्रॉप्स डालो, उसका अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आधिकारिक तौर पर 5 दिसंबर 2014 को पहले मृदा दिवस, आपसे यह भी पूछा जाएगा फर्स्ट सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट हुआ था? तो 5 दिसंबर 2014 को पहला मनाया गया था और फिर इस वर्ष कब मनाया गया? 5 दिसंबर को फिर। और इसकी थीम क्या रखी है? इसकी थीम रखी गई है क्या? सॉइल एंड वाटर, अ सोर्स ऑफ लाइफ, यानी मिट्टी और पानी जीवन का एक क्या है? स्रोत है। सॉइल और वाटर, अ सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, यह भी याद रखना। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन कहां हुआ है? Where was the world's first portable hospital inaugurated? तो विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां? आरोग्य मैत्री क्यूब के द्वारा, है ना,
यह अस्पताल कहां खोला गया है? यह अस्पताल होगा गुरुग्राम में। कहां? गुरुग्राम। ठीक है, तो गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है आरोग्य मैत्री ट्यूब का यह उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। पहला पोर्टेबल अस्पताल होगा, हॉस्पिटल होगा। इसे 1 घंटे के भीतर आपातकालीन स्थल पर स्थापित किया जा सकता है। 1 घंटे के अंदर, याद रखना, इमरजेंसी आपका जो जहां पर लैंड होगा वहां 1 घंटे के अंदर इसको जो है स्थापित किया जाएगा। 1 घंटे टाइम। इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र में किया जा सकता है। इसे 200 मरीजों का इलाज करने की क्षमता है। याद रखना, 1 घंटे के अंदर आपको जो है ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा दिया जाएगा इमरजेंसी के दौरान, और मैक्सिमम 200 इसमें जो है पेशेंट का इलाज हो सकता है। और ये कहां? गुरुग्राम, हरियाणा में, याद रखेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से चुना गया है ना, निर्वाचित हुआ। इसका मुख्यालय कहां है? इंडिया हैज बीन री इलेक्ट, पहले भी था, दोबारा से हुआ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर्स। यानी समुद्रों में होने वाले व्यापार के लिए जो है भारत हमेशा तत्पर रहता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? और आपसे पूछा जाएगा कि भाई कब भारत इसमें जो है शामिल हुआ, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ये आप जानते हैं, लंदन में है। और इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ द IMO सिंस 1959, तो इंडिया 1959 से जो है इसका मेंबर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत एक बार फिर सबसे अधिक वोटों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए चुना गया है। भारत का यह द्विवार्षिक कार्यकाल है जो 2024-25 तक रहेगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया। समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि, सबसे ज्यादा रुचि दिखाने वाले, इंटरेस्ट दिखाने वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को नियंत्रित करती है, और इसका मुख्यालय कहां है? लंदन में है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंडिया नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को पूरे देश में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का महत्व भारतीय नौसेना की एक विशेष उपलब्धि से जुड़ा है। यह दिन 1971 में, ये इंपॉर्टेंट है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट, याद रखना, कि याद दिलाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय ऑपरेशन क्या है? ट्राइडेंट चला था। इस वर्ष के नौसेना दिवस का विषय है समुद्री क्षेत्र में परिचालक क्षमता। याद रखना, इस वर्ष की जो थीम रखी गई है ना, क्या है? ऑपरेशनल इफिशिएंसी, है ना, रिडाइंस एंड मिशन। कहां? समुद्र में। क्लियर हुई बात? ये भी आपको याद रखना। तो भाई आज का ये जो 22 क्वेश्चन थे, सेट 16, ठीक है, तो ये आपके सामने है इस बुक वीक के, है ना। केवल 22 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.